हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? कैसी चल रही है आपकी स्टडी? हो अच्छी चल रही होगी। ओके, तो ग्रेविटेशन चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है विद न्यूमेरिकल के साथ। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर नंबर 8, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। ओके, क्लियर है? तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। वेलकम टू माय चैनल्स फिजिक्स विद हरीश। ओके, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखो कि प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। ओके, तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि मैटर क्या होता है। ओके, तो स्टूडेंट, इस यूनिवर्स के बीच में कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस, क्लियर, जिसके पास मास है, वॉल्यूम है, शेप है, साइज है, क्लियर, तो डेफिनेट कोई स्पेस कवर कर रहा है वो, तो दैट बिकम्स टू बी ए मैटर। ओके, क्लियर है? तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो हर एक मैटर में नहीं होगी। वन थिंग इज टू रिमेंबर इज दैट कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो किसी एक मैटर में नहीं होगी। ओके, तो इट मीन्स दैट कि यहां से एक चीज क्लियर हो गया आपके पास कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर होंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि मैटर की डेफिनेशन जो है वो क्या है। मैटर इज डिफाइंड एज सबस्टेंस। मैटर इज डिफाइंड एज दैट सबस्टेंस व्हिच हैव डेफिनेट मास। ओके, जिसके पास मास होगा, ऑक्युपाई स्पेस, डेफिनेट शेप एंड साइज। ओके, तो इसे हम इस चीज को हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल चेयर हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ओजोन हो गया, तो मतलब ये सारे के सारे क्या है? मैटर्स हैं। लेकिन इन सभी के पास जो है वो इतनी सारी प्रॉपर्टीज नहीं है। ओके, लेकिन कोई भी एक ऐसी चीज हो जिसके पास कोई एक प्रॉपर्टी हो, दैट बिकम्स टू बी ए मैटर। ओके, क्लियर है? अच्छा, अब आगे है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो जब हम मैटर को क्लासिफाइड करेंगे तो मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ओके, अब देखो यहां मैंने बनाया है कि मैटर को जब हम क्लासिफाइड करेंगे तो वो टू टाइप्स का है, सॉलिड एंड लिक्विड। ओके, क्लियर है? अच्छा, अब देखो कि जो मैटर जो है वो अगर सॉलिड है, अब सॉलिड में अगर कभी हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल देखें इसका कि सॉलिड में क्या है कि जो इसका पार्टिकल्स और पार्टिकल्स जो है, क्योंकि अब कोई भी सब्सटेंस जो है, कोई भी मैटर जो है, इट इज मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? वो एटम और मॉलिक्यूल्स के साथ बने हैं। अच्छा, अब अगर एक सब्सटेंस के एटम और एटम्स के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, क्लियर, उसके पास अगर बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, एक तो ये प्रॉपर्टीज, और साथ में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है अगर वो ज्यादा हो जाए, और साथ में एटम एटम के बीच में डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा कम हो, तो समझ लो वो सब्सटेंस कौन सा होगा? आपका मैटर। ओके, तो पहले सिंपली हम जो है वो मैटर को डिफाइन करते हैं। ओके, तो मैटर के पास अपनी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी? मैटर जो है इज डिफाइंड एज दैट स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट स्टेट्स ऑफ मैटर, क्लियर, सॉलिड जो है वो क्या है? दैट स्टेट्स ऑफ मैटर्स विच हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। ओके, क्लियर है? वो वो सब्सटेंस जिसकी क्या होगी? डेफिनेट शेप होगी, डेफिनेट साइज होगा, और जिसके पास डेफिनेट वॉल्यूम होगी, वो सब्सटेंस हमारा कौन सा होगा? सॉलिड होगा। ओके, तो इसमें मैंने आपको बताया है कि अगर सॉलिड को कभी देखें तो सॉलिड की कोई भी एक सब्सटेंस लो, इट इज मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो अगर कभी देखो कि एटम्स के केस में क्या है, उसका एक एटम्स और एक दूसरे एटम, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, पहले हम देखेंगे डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। क्लियर? इसको हम सिंपल डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा सॉलिड के केस में, वो क्या होगा? बहुत ज्यादा स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल। इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि भाई आप इसको निग्लेक्ट कर दो तो बहुत अच्छी बात है। ओके, कि मतलब एटम एटम के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इन बिटवीन द two atoms becomes very small, it means that it must be neglected. ओके, क्लियर है? एक तो ये हो गया, और दूसरा एटम और एटम्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो बहुत ज्यादा है। ओके, क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। एक तो सॉलिड की ये प्रॉपर्टी बन गई, दूसरी बन जाएगी आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Intermolecular force of attractions is very large, is very large. Okay, तो क्या है कि जो
एटम्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होगा और एटम्स के बीच में जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी, तभी जो है वो सॉलिड क्या होगा आपका, रिजिड हो जाएगा। ओके, क्लियर है। तो ये था आपका सॉलिड। ओके, तो अगर कभी आप सॉलिड को फर्दर क्लासिफाइड करो तो सॉलिड इज ऑफ टू टाइप्स। क्लियर। अब अगर आप कभी सॉलिड को क्लासिफाइड करोगे तो पहला बन जाएगा आपका सॉलिड में क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा बन जाएगा आपके पास एमॉर्फस सॉलिड। ओके, जहां तक ये चीज क्लियर है कि एक होगा आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होगा आपके पास एमॉर्फस सॉलिड। ओके, अच्छा अब देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। अब स्टूडेंट इसमें से इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उनके जो एटम्स है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो डेफिनेट और रेगुलर पैटर्न में है। क्लियर, इट मींस दैट कि उनमें क्या है कि एक रेगुलर पैटर्न के साथ जो मॉलिक्यूल्स है ना वो अरेंज्ड है। ओके, ये चीज है। तो अगर कभी आप देखो इसमें, तो इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है, इसमें पहले मैं लिख देता हूं इसको, डेफिनेट ऑर्डर एक, और साथ में जो रेगुलर पैटर्न है, डेफिनेट ऑर्डर होगा और साथ में रेगुलर, इसका जो पैटर्न है, जो एटम्स जो अरेंज्ड हैं वो क्या होंगे, रेगुलर होंगे। क्लियर है। तो अगर आप कभी इसकी एग्जांपल देखो तो एग्जांपल में क्या आएगा आपके पास, शुगर। ओके, एग्जांपल में क्या आएगा आपके पास, शुगर हो गया, माइका हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ओके, माइका हो गया, कॉपर सल्फेट, तो ये सारे के सारे क्या होंगे आपके पास, क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। ओके, तो कॉपर सल्फेट है स्टूडेंट, जो कॉपर सल्फेट है उसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है। ओके, तो कभी आप देखोगे कि जैसे जैसे ये कॉपर सल्फेट है, इसको ज्यादा यूज कहाँ पे किया जाता है, मेडिसिन में यूज किया जाता है इसका, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गया, जो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए जो विडीसाइड्स बनाते हैं ना, उनके बीच में कॉपर सल्फेट जो है वो यूज किए जाते हैं। ओके, क्लियर है। तो जो इनके मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, वो क्या होते हैं आपके पास, रेगुलर पैटर्न में होते हैं। ओके, यहां तक ये चीज क्लियर है। तो इसके बिल्कुल अपोजिट में है आपका अमॉर्फस सॉलिड। क्या है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल जो है ना वो क्या है, इनडेफिनेट ऑर्डर में, इनडेफिनेट ऑर्डर में है। बस यही इसका जो है जो डेफिनेशन। क्लियर है। तो अगर आप कभी इसकी एग्जांपल देखो तो एग्जांपल में क्या आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल रबर, प्लास्टिक, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया। तो ये स्टूडेंट हमने देखा होगा कभी प्लास्टिक है तो प्लास्टिक जो है वो कहीं पे कभी देखा होगा आपने, कोई भी एक प्लास्टिक का एक ऑब्जेक्ट वहां से थोड़ा सा ऐसे वाइट फाइट सा हो जाता है। तो दैट्स मीन ये बताता है कि ये रेगुलर पैटर्न्स के बीच में मॉलिक्यूल्स के जो है वो अरेंज्ड नहीं है। ओके, क्लियर है। तो ये है आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड वन दैट इज अमॉर्फस सॉलिड। तो हमने ये डिफाइन कर दिया। तो अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को पॉज करके आप रिपीट करके देख लेना। ओके, क्लियर है। अच्छा अब चलते हैं नेक्स्ट टाइम हमारे पास फ्लूइड। ओके, तो स्टूडेंट जो फ्लूइड है इसको भी आगे फर्दर क्लासिफाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले देखो फ्लूइड होता क्या है। फ्लूइड आपका वो मैटर है, इज डिफाइंड एज दैट मैटर व्हिच हैज ए प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, मतलब कि वो सब्सटेंस जो आपका फ्लो कर सके। क्लियर, दैट बिकम्स टू बी ए फ्लूइड। ओके, क्लियर है। तो आगे जो फ्लूइड है इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ओके, तो देखो जो फ्लूइड है वो आगे जाके दो टाइप में बन जाता है। एक बन जाता है आपके पास लिक्विड, क्लियर, और जो सेकंड वन दैट इज गैस। ओके, क्लियर है। अगर हम देखें फ्लूइड इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स and the first one is liquid and the second one is gas. okay, clear है। तो अब फर्स्ट टाइम में देखते हैं हम कि ये लिक्विड क्या है। ओके, तो स्टूडेंट लिक्विड में लिक्विड की क्या प्रॉपर्टीज है, ये देखो कि लिक्विड आपका क्या होगा, दैट स्टेट्स ऑफ मैटर्स व्हिच हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम। बस इसमें क्या है कि लिक्विड में क्या होता है, सिर्फ उसकी एक अपनी वॉल्यूम होती है। ओके, और इट मींस दैट कि उसके पास नॉट शेप एंड साइज। ओके, क्लियर है। उसके पास जो है वो शेप और साइज नहीं होगा। ओके, क्योंकि लिक्विड में क्या है कि वॉल्यूम देखा जाएगा क्योंकि किसी भी कंटेनर में है। ओके, किसी भी कंटेनर में है तो लिक्विड का क्या होगा कि लिक्विड का हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आप उस लिक्विड को मतलब रिप्लेस करो किसी और कंटेनर के बीच में तो फिर वो लिक्विड जो है उसी की ही शेप ले लेगा। इट मीन्स दैट कि यहां से क्लियर है आपके पास
कि लिक्विड जो है उसके पास एक डेफिनेट वॉल्यूम हो सकता है, क्लियर, बट नॉट शेप एंड साइज। ओके, ये चीज क्लियर है। तो इसकी एग्जांपल में क्या है, इसकी एग्जांपल में अगर आप कभी देखते हो तो वो क्या है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया, वाटर हो गया, तो अगर कभी देखो कोई भी फ्रूट यूज ले लो, अल्कोहल ले लो, ठीक है, तो दैट्स आर एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड। ओके, तो अगर लिक्विड के डीपली अगर कभी देखें तो इसमें क्या है, एज कंपेयर टू सॉलिड जो है उसका डिफरेंस क्या आएगा। तो देखो जो लिक्विड है ना, लिक्विड के जो एटम्स और एटम के बीच का जो डिस्टेंस है ना, एटम और एटम के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो लार्ज होगा, क्लियर, लार्ज होगा, ये बहुत ज्यादा लार्ज नहीं है, हम इतना बोलेंगे द डिस्टेंस इट मींस इन बिटवीन द इंटरमॉलिक्यूलर एटम्स, क्लियर, इज बिकम लार्ज एज कंपेयर टू द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ऑफ सॉलिड। ओके, तो जो सॉलिड के केस में एटम एटम के बीच का जो डिस्टेंस था वो बहुत ज्यादा कम था, ऑलमोस्ट निग्लेजिबल था, लेकिन जो लिक्विड है, लिक्विड के केस में एटम्स और एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो है, ओके, क्लियर है, और वो सॉलिड से ज्यादा है। ओके, क्लियर है ये चीज। तभी अगर हम कोई भी चीज जो है, कोई स्टोन जो है अगर हम पानी में गिराएं तो वाटर क्या होता है, वाटर डिस्प्लेस हो जाता है। इट मींस दैट कि उसके एटम एटम के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी ना, अब अगर आप कभी देखो कि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। ओके, क्लियर है। ये देखो कि सॉलिड के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ज्यादा होगी, तो लिक्विड के केस में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट मींस दैट कि इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, एज कंपेयर टू सॉलिड जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ज्यादा कम हो जाएगी। ओके, क्लियर है। तो ये चीज यहां तक आपको समझ आ रही है ना। ओके, अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, गैस। ओके, तो गैसेज में अगर स्टूडेंट आप देखो तो गैस में क्या है कि गैस जो है इट्स डिफाइंड एज दैट स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस जो है इज डिफाइंड एज दैट स्टेट्स ऑफ मैटर्स इन विच हैव नाइदर शेप, ना तो इसके पास नाइदर शेप नॉर वॉल्यूम, नॉर वॉल्यूम, क्लियर है। अच्छा, अब गैस में क्या है कि गैस की ना शेप है, ना साइज है, और ना ही वॉल्यूम होगा, क्लियर है। ओके, लेकिन मास है। ओके, क्योंकि जो गैस मॉलिक्यूल है उसके पास डेफिनेट मास है। ओके, लेकिन क्या है कि अब अगर आप इसको देखें तो इसकी एग्जांपल में कभी आप लेके चलो तो ऑक्सीजन हो गया, ओके, ओजोन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये सारी की सारी एग्जांपल किसकी हैं, गैस की एग्जांपल है। ओके, क्लियर है। तो यहां से आपने ये चीज क्लियर कर ली होगी कि जो गैस है उसमें क्या होगा कि ना तो उसके पास शेप है, ना साइज है, क्लियर, और ना ही वॉल्यूम है। तो इसकी एग्जांपल में आ गया आपके पास ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, ये सारी गैसेस जो है वो इसकी एग्जांपल है। ओके, तो अगर आप कभी आप इसकी प्रॉपर्टीज में चलो तो गैस का जो मॉलिक्यूल्स है उन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो क्या है, लार्ज है। अब लार्ज हम बोलेंगे वेरी लार्ज, क्लियर, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, क्लियर है। तो अगर कभी आप देखें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ओके, तो स्टूडेंट क्या है कि अगर कभी आप देखो कि गैस जो है, तो गैस को अब लेट अस सपोज दैट कि अगर वी हैव टू फिल ए गैस इन बैलून्स, क्लियर, तो जब आप देखते हो कि बैलून जो है, अब बैलून का अपना एक साइज बन चुका है, उसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्लियर, क्योंकि वो स्फीयर टाइप में बन जाएगा। तो अगर कभी आप उस बैलून को खोलोगे तो उसमें से जितनी भी गैस जो है वो गैस निकलेगी, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो एक पर्टिकुलर एक डिस्टेंस को जो है वो फॉलो करते जाएंगे, क्लियर, मतलब उसके पास एक वेलोसिटी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो वहां पे आप देखोगे एक मॉलिक्यूल्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, क्लियर। इट मींस दैट कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो है वो कम होती जाएगी, क्लियर। ओके, तो यहां तक ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि मैटर जो है आगे सॉलिड है, तो सॉलिड इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू क्रिस्टलाइन, सॉलिड, एमॉर्फस। ओके, तो फ्लूइड जो है उसको आगे हमने लिक्विड और गैस में कर दिया। ओके, मतलब यहां तक तो हमने जो है वो पढ़ा हुआ है। ओके, क्लियर, मतलब 9th में 10th में हमने ये चीज पढ़ी है। लेकिन अब जो नहीं है उसके आगे जो फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर है दैट इज प्लाज्मा। ओके, जो फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर होगी वो कौन सी होगी आपके पास, प्लाज्मा, क्लियर। ओके, तो अगर कभी आप देखो
प्लाज्मा। क्लियर। अच्छा, अब ये नई स्टेट है, एक मैटर की नई स्टेट है। क्लियर। तो इसमें भी क्या होगा कि इसमें अब प्लाज्मा किसे बोलेंगे हम? बात तो ये है ना, तो ये अब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अब अगर आप देखो कि यही गैस को अगर जब आप फर्दर हीट करोगे, क्लियर, तो क्या होगा कि गैस को जब आप हीट करते हो तो जो उसके एटम्स है ना, एटम्स, क्लियर, एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, क्लियर, तो जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, तो एटम्स क्या करते हैं, कंटिन्यूसली जब रिवॉल्व करेंगे तो हम मानते हैं, यहां पर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूं कि मान लो ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। तो कंटिन्यूसली जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक। ओके, तो पहले शेल में 2 है, अगर हम यहाँ पे बैलेंस शेल में रखते हैं तो लेट अस सपोज कोई भी एक एग्जांपल ले लो जी, कि जो बैलेंस शेल है उसमें कितने आ रहे हैं आपके पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व कर रहे हैं, ये वाला भी रिमूव कर रहे हैं। क्लियर। अच्छा, अब मान लो कि हमने बोला हीट किया है, तो अगर हम कभी इसको एनर्जी अप्लाई करें, अगर हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी अप्लाई कर दे, जब अगर हम सीधी भाषा में बोले कि हम गैस को हीट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर। तो जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो जैसे मर्जी करके ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसे आप क्या कर दो, स्टक ऑफ कर दो जी, स्टक ऑफ। क्लियर। ओके, स्टक ऑफ का मीनिंग है कि ये अपना शेल जो है वो छोड़ के ये चला जाएगा, ये ओके, बाहर निकल गया। ओके, तो अब क्या होगा कि अब अगर आप कभी देखो एटम्स के बीच में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली बैलेंस ही होते हैं, बराबर ही होते हैं। अब क्या हो रहा है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया। ओके, तो इससे क्या हो रहा है कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में इम्बैलेंस आ गया। ओके, तो अब अगर आप देखोगे कि ये जो पूरा का पूरा एटम्स जो है इसके ऊपर अब एक चार्ज आ चुका है। ओके, अब ये चार्ज पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव आएगा। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। क्लियर। तो अब जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आयन। ओके, क्या बन जाएगा, आयंस बन जाएंगे। ओके, क्लियर है। तो आयंस, अब जैसे अब ये जो एटम्स है वो क्या बन गया है, अब ये आयंस बन गया है। क्लियर। अच्छा, अब जैसे ये आयंस बन गया है तो इट मींस दैट अब इस पूरे एटम के पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब स्टूडेंट याद रखिएगा कि जब भी किसी एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसके पास एक कैपेसिटी आ जाती है, किसकी, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इट मींस दैट कि जो प्लाज्मा होता है उसके बीच में एबिलिटी होती है कि वो कंडक्ट कर सके किसको, इलेक्ट्रिक करंट को। क्लियर। तो अगर कभी आप इसकी डेफिनेशन लिखो कि प्लाज्मा क्या है, क्लियर, तो अगर आप कभी इसको छोटी सी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, plasma is a gas at high temperature. Plasma is a gas of high temperature. क्लियर है कि प्लाज्मा इज ए गैस एट हाई टेम्परेचर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो यहां तक ये आपको समझ आ गया कि प्लाज्मा जो है वो क्या क्या बन गया आपका। अब प्लाज्मा में क्या होता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं जब उनको हम फर्दर हीट करें, जब हम उसको फर्दर हीट करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं। तो स्टूडेंट एक चीज और याद रखिए कि जब भी कभी हम इनको एनर्जी अप्लाई करते हैं, ये जो हम एनर्जी इसको अप्लाई कर रहे हैं, ये वाली जो एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, इस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, क्लियर है। तो जब हम किसी एटम्स को आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करें, क्लियर है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाए, स्टक ऑफ हो जाए अपने उस शेल में से, तो वो क्या बन जाता है, आयंस बन जाता है। ओके, तो जब वो आयंस बन गया है तो फिर वो कंटिन्यूसली मतलब वो फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। ओके, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा बोलेंगे। ओके, तो उस गैस को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा बोल देंगे। ओके, तो हम इसको पूरी तरह से अब कंक्लूड कर लेते हैं। ओके, यहां से अच्छा, अब स्टूडेंट कि देखो कि यहां तक तो आपने कर लिया होगा कि मैटर जो है वो कंप्लीटली मतलब कि जो मैटर है इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सॉलिड एंड फ्लूइड। तो आगे हमने सॉलिड को भी डीपली स्टडी कर लिया है। ओके,
तो आगे हमने इसको फ्लूइड को भी कर दिया है, क्लियर, तो प्लाज्मा भी कर दिया। अगर हम इसको कंक्लूड करें अब इसको, क्लियर, तो देखो मैं पूरा का पूरा जो है लेक्चर को आज हम कंक्लूड करते हैं उसको। देखो सबसे पहले हमारे पास जो आता है सॉलिड, ओके, क्लियर है, ओके। अब हम सारे के सारे मैटर को बारी बारी करेंगे, क्लियर। देखो अगर कोई भी आपके पास सब्सटेंस आता है सॉलिड है जी, ठीक, हमने क्या किया, हमने उसको हीट अप्लाई किया, क्या अप्लाई की, हीट अप्लाई की, क्लियर, ओके। जब हम उसको हीट अप्लाई करेंगे तो वो सॉलिड से क्या बन जाएगा, लिक्विड, क्या बन जाएगा, वो लिक्विड बन जाएगा। यहां तक ये चीज क्लियर है। अब ये सॉलिड से क्या बन गया, लिक्विड बन गया। व्हेन वी हैव टू सप्लाई heat energy to a solid, then a solid is converted into liquid, okay, clear है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको फर्दर हीट अप्लाई कर रहे हैं, क्लियर। अब इसको हम क्या करेंगे, फर्दर जब हम इसको हीट अप्लाई करेंगे और हीट अप्लाई करते हैं, क्लियर, क्या करेंगे, और हीट अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये लिक्विड से अब क्या बन रहा है, वाटर वेपर बन रहा है, क्या बन रहा है, वाटर वेपर, क्लियर। तो वाटर वेपर को हम क्या समझेंगे भाई, ये तो गैस बन रही है, ओके, क्लियर है। अब ये क्या बन गया, गैस मॉलिक्यूल्स, ओके, क्लियर है। तो गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो कहीं पे भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, क्लियर। देखो हमने सॉलिड को हीट अप्लाई किया तो वो क्या बन गया, लिक्विड, लिक्विड को हमने हीट अप्लाई किया तो वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। अब स्टूडेंट अगर कभी हम इस गैस को फर्दर हीट अप्लाई करें, हीट अप्लाई करेंगे, क्लियर, तो ये आगे गैस जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्लाज्मा में, इसमें प्लाज्मा में, ओके, प्लाज्मा में, क्लियर। तो ये चीज आपने समझ ली स्टूडेंट कि मैटर को जो है, कि मैटर में अगर आपके पास सॉलिड है तो व्हेन यू हैव टू अप्लाई हीट एनर्जी, क्लियर, देन द सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, क्लियर, देन वी हैव फर्दर सप्लाइड हीट एनर्जी, क्लियर। इस बार क्या कर रहे हैं हम, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस जो सप्लाई कर रहे हैं, ओके, तो क्या हो रहा है, लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, गैस में, ओके। तो फिर हम क्या करेंगे, फर्दर और ज्यादा हीट अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट याद रख लेना कि जब भी एक गैस जो है उसको लार्ज अमाउंट ऑफ हीट अप्लाई करनी पड़ती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इन द सेंस आप कह सकते हो भाई कि 1000 केल्विन से लेके 3000 केल्विन तक, भाई इससे भी ज्यादा हम कह सकते हैं, भाई इससे भी और ज्यादा, कोई ज्यादा नहीं तो हम कह सकते हैं भाई कि 10,000 केल्विन तक भी हम उसको हीट अप्लाई करें, तब जाके जो गैस जो है ना, ये वाली जो गैस जो है तब जाके ये प्लाज्मा बनती है, ओके। तो ये प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा आगे फ्लो करेगा, क्लियर। तो उसमें क्या होती है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके पास क्या होती है, हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, और साथ में इसकी क्या क्वालिटी है कि जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा सबसे बड़ी जो मेन प्रॉपर्टीज है उसकी प्लाज्मा की, कि ये क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ओके, क्लियर है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में क्या है आपके पास कि पूरा मैटर हमने जो है वो पूरा कंक्लूड कर दिया, ओके। तो होप्स हो कि आपको जो आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीटली समझ आया होगा, पूरा अंडरस्टैंड आया होगा। जहां से नहीं समझ आया होगा तो वहां पे आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके अपने आराम से उसको देखना है, ओके, क्लियर है। तो इस चैनल में मैं आपको 11th और 12th की फिजिक्स जो है वो पूरी तरह से पढ़ाऊंगा, कंप्लीटली इन डिटेल पढ़ाऊंगा, ओके। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इस वीडियो को आगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जहां जहां तक हो सके आपने इस वीडियो को भेजना है, ओके, क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर दिस।